अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, फैमिली बिजनेसेस उस अंदाज में ग्रो नहीं करते जिस अंदाज में ग्रो करने चाहिए। और खुशाइंद बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में 60% लोग वो हैं जो हायर स्टडीज़ में बिज़नेस स्टडीज़ की सिलेक्शन करते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर अपनी हायर स्टडीज़ को मुकम्मल करते हैं। लेकिन फुकदान इस बात का है कि बिज़नेस स्टडीज़ में मास्टर करने के बाद हम जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत से बिजनेसेस, बहुत से इनिशिएटिव्स आगाज़ ही में फ्लॉप हो जाते हैं। और आमतौर पे ये देखने में आया है और तहकीकात भी इस हवाले से रहनुमाई करती हैं कि 90% बिजनेसेस वो हुआ करते हैं जो आगाज़ ही में फ्लॉप हो जाते हैं, आगाज़ ही में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और लोग उन बिजनेसेस को बंद करने के बाद जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। और ये रेशो बढ़ती चली जा रही है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे 60% लोग बिजनेस स्टडीज़ में अपनी हायर स्टडीज़ मुकम्मल करते हैं। क्या वजह है कि हम अपने बिजनेसेस को अच्छे अंदाज में रन करने से कासिर नज़र आते हैं। अगर हम अपने आबाओ अजदाद को देखें तो उनका बिजनेसेस के अंदर बहुत उनको ग्रिप हुआ करती थी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बिजनेसेस को वो किया करते थे। जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और यकीनन ये जदीद तकाज़ों को अपनाते हुए ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि जो नए यंगस्टर्स हैं वो मेहनत से भागते हैं और सहल पसंदी को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस अंदाज में बिजनेसेस में हमें ग्रोथ नज़र नहीं आती। आज हम जानने की कोशिश करेंगे बिजनेसेस में जिद्दत क्या है और आज के जदीद दौर में किस अंदाज में बिजनेसेस को रन किया जा सकता है और सोशल मीडिया की आमद की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने बिजनेसेस को किस अंदाज में शिफ्ट किया जा सकता है और ख़ास तौर पे रवायती अंदाज़ बिजनेस क्यों लाजिम है और रवायती अंदाज़ बिजनेस को यंगस्टर्स के अंदर जब मुंतकिल की जाएगी उसके अंदर कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, आपको हम सुनते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे गुफ्तगू करते नजर आते हैं और फैमिली बिजनेसेस के हवाले से बहुत जामे किताब आपने तहरीर की और यकीनन बहुत से लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल भी करते हैं। और आज हम उस किताब के हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद ही जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली बिजनेसेस नई नस्ल में किस अंदाज में मुंतकिल किए जाएँ और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो हमारी सोच है, उसके मुताबिक हम अपने बिजनेसेस को कैसे डाल सकते हैं। आइए बिला ताखीर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मोस्ट वेलकम। आगाज़ में यहाँ से करना चाहूँगा, अमूमन जो तहकीकात हैं वो ये प्रेजेंट करती हैं कि पहली नस्ल बिज़नेस बनाती है, दूसरी नस्ल बिज़नेस चलाती है और तीसरी नस्ल बिज़नेस को डुबो देती है। आपकी तहकीकात या आपका इस हवाले से क्या नज़रिया है? देखिए, ये ग्लोबल रिसर्च भी है कि दुनिया में तकरीबन कोई 98% बिजनेसेस थर्ड जनरेशन में ट्रांजिट नहीं करते। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ये नंबर और बुरे तरीके से जो है ना वो सामने आ रहा है और इसके स्टैट्स और बुरे हैं। राइट। और चूँकि हमारे मुल्क के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सिस्टम्स की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं। यहाँ पे लोग का किसी भी सिस्टम को अपनाते हुए ईगो को सामने रखते हैं, किसी भी असूल साजी को अपनाते हुए अपनी ज़ात को बड़ा रखते हैं। तो कारोबार के अंदर ये बड़ा बेसिक एलिमेंट है कि जब कारोबार बड़ा होना शुरू होता है तो कारोबार असूलों पे चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब असूल होते हैं तो आपको अपनी मर्जी, अपनी मंशा को असूलों के ताबे करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कि जी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इसी तरह आपके कारोबार के अंदर भी असूलों की बालादस्ती होनी चाहिए। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से असूल नहीं बन पाते या असूल बनाए नहीं जाते। बिल्कुल सही। जानबूझ के नहीं बनाए जाते या हमें बनाने का पता नहीं होता तो हम वो असूल वज़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन नहीं हो पाती। और ये बिल्कुल सही नंबर आपने इंडिकेट किया है और ये बहुत पेनफुल है, क्योंकि अगर ये रेशो कम होना शुरू होगी तो आपको अंदाज़ा है कि जॉब्स देने वाले नहीं होंगे तो जॉब्स लेने वाले कहाँ जाएंगे। बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया यहाँ पे। हमारे मुआशरे में जहाँ पे जॉब्स का फुकदान है और आगाज़ पे जैसे मैंने बात की कि 60% नौजवान बिजनेस स्टडीज़ में मास्टर करते हैं, क्या वजह है कि बिजनेसेस को हम रन करने में कामयाब नहीं हैं? अच्छा देखिए, बिजनेस पढ़ना, बिजनेस करना ये दो अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं चूँकि ख़ुद भी बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ, मैं कारोबार अपना भी करता हूँ। राइट। तो आप एक बात किसी को 10 दफ़ा बताएं
मिसाल के तौर पर कि यार तुमने ख़रीदारी करते हुए क्वालिटी चेक करनी है, ये एक जुमला है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं और इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो कंसिस्टेंसीज हैं, इसके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए जो SOPs चाहिए, इसके लिए जो प्रोसीजर्स चाहिए, इसके लिए आपको जो इखलाकियात का दर्जा चाहिए, इसके लिए जो एथिकल ग्राउंड्स चाहिए, इसके लिए जो ईमान का तकाजा चाहिए, अगर वो सारी बातें आपके रग में नहीं है, आपकी रगों में नहीं है, आपके DNA में नहीं है और आपको उस पर ईमान नहीं है, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने आपको छोटा सा प्रोसेस बताया है। इसी तरह कारोबार के अंदर मैंने पिछले दिनों एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जिसमें हर वो मसला जो कारोबार को इंटरसेप्ट करता है उसकी डिटेल बनाई। तो 849 डायमेंशंस मैंने लिखी जो एक वक्त में कारोबार को इंटरसेप्ट करती हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत अहम बात की आपने। अब्दुर्रहमान साहब, ये भी रिसर्चेस मौजूद हैं कि 50% तक ऐसे नौजवान हैं जो कॉम्पिटिटर्स के खौफ की वजह से बिजनेस को इनिशिएट नहीं कर पाते। आपके नज़दीक ये खौफ क्यों है आज की कौम में? अच्छा, खौफ देखें, मैं अभी सुबह सोच रहा था कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई सेफेस्ट प्लेस चाहिए ना, जी जी, सबसे सेफेस्ट प्लेस तो वो कब्र है। राइट, बिल्कुल गो देयर इज नो रिस्क। बिल्कुल ओके, दुनिया में, कायनात में सबसे जो आप समझे अनसर्टन चीज़ है ना, वो ज़िंदगी है। नो डाउट। बाकी हर चीज़ सर्टन है। हो Right. सकता है कि ये ग्लास पड़ा हुआ है सामने या चाय का कप पड़ा हुआ है तो अगले 5 मिनट पड़ा रहे, बिल्कुल ऐसे। मेरी ज़िंदगी का 1 सेकंड का नहीं पता। नो डाउट। तो ये जो रिस्क है ना, ये लोगों ने काम ना करने का बहाना है। बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि ये हड हरामी का एक इंडिकेटर है जो हमने अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की है। किस चीज़ का रिस्क? अगर आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं और आपने इरादा कर लिया तो आप बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी मदद करेंगे। आपने कल किसी ने नहीं देखा, कल की खबर अल्लाह को है। तो कंपैटिटर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है, ये सारी बातें समझना अच्छी बात। शायद जितना हम इस पे काम करते हैं कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी कमिटमेंट। कारोबार कमिटमेंट से होता है, Right. रिसर्च से नहीं होते हैं। बिल्कुल आप सही। कितने कमिटेड हैं। अगर आप कमिटेड ही नहीं है और आप हर वक्त क्विटिंग का सोच रहे हैं, हर वक्त आप सोच रहे हैं कि यार बस मुझे मौका मिले और मैं निकलूं, तो कारोबार नहीं चल सकता। बेशक वो छोटे से छोटा हो, बेशक वो बड़े से बड़ा हो। तो कारोबार जो होता है वो कमिटमेंट और यकीन के साथ चलता है। राइट। तो वो आपने पैदा करना है। वो जिसके अंदर आ जाएगा वो बिस्मिल्लाह करेगा, जिसके अंदर नहीं आएगा वो बहाने ढूंढेगा। दैट्स द होल स्टोरी। बहुत अहम बात की आपने। अगर हम जनूबी पंजाब के बड़े बड़े जो बिजनेस ट्राइकॉन हैं उनकी अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये चीज़ देखने में मिलती है कि जो फैमिली में बात लोग होते हैं उनको बिजनेसेस में अच्छी पोजीशंस दी जाती हैं और इसके बावजूद वो काम भी करते हैं उन पोजीशंस पे आने के बाद। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पिछले बहुत दहाइयों से उनके बिजनेसेस अच्छे अंदाज में चलते रहे। लेकिन करंटली ये चीज़ें हैं कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, आज के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सहल पसंदी को पसंद करते हैं। जब उन पोजीशंस को वो अटेन करते हैं तो वो उस अंदाज में काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेसेस फ्लॉप करते चले जा रहे हैं। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमें जनूबी पंजाब के इलाकों से मिलती हैं। तो इस हवाले से आपकी जो किताब है वो क्या कहती है और आपका नज़रिया क्या है इस हवाले से? अच्छा, इस टॉपिक पे बात करने के लिए ना सबसे पहले तो मैं सामीन के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझें। राइट। बिजनेस है क्या? बिजनेस एक्चुअल में अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को किसी बंदे की बेहतरी के लिए देना और उसके एवज कुछ मुआवजा लेना। राइट। अच्छा, अगर इसमें ये बेहतरी का लफ्ज़ मैं निकाल दूं और मैं कहूं कि मैंने अपनी प्रोडक्ट देनी है और मैंने अपनी सर्विस देनी है और मैं ये देते हुए ना सोचूं कि जो मेरा ग्राहक है, मैं जिसके लिए, जिस फ़ायदे के लिए मैं इसको दे रहा हूं, क्या वो फुलफिल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैं दिए जा रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरी नीयत में फुकदान है। बिल्कुल सही। सबसे पहले जो कारोबार होता है वो किसी न किसी ज़रूरत के तहत बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे। आइदर वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए की नीड है, बी की, सी की, डी की, उमरा की नीड है, दरमियान वाले तबके की नीड है या नीचे वाले लोगों की नीड है, बट किसी नीड के तहत होता है। तो कारोबार में स्टार्ट कैसे हुआ कि मैंने कुछ पैसे अपने इक्विटी उठा के अपने एसेट्स में कन्वर्ट की और उन एसेट्स ने सर्व करना शुरू किया लोगों को, और उसी दौरान मेरा मुनाफा बनना शुरू होता है। तो कारोबार की बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपने सबसे पहले ये सोचना है, कोई भी काम करने से पहले मैं क्या बेच रहा हूं ये ज़रूरी नहीं है। आप ये समझें कि अगले बंदे की जो ज़रूरत है, क्या मैं उसको समझ पाया हूं, क्या मैं उसके साथ दिल से कनेक्ट हूं, क्या मैं एम्पैथी हूं उसके लिए, क्या मैं एम्पैथेटिक हूं उसके लिए, क्या मुझे एहसास है कि जो मैं दे रहा हूं इससे अगले बंदे को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अच्छा, इस एहसास के साथ अगर आप शुरू करेंगे तो यही वो सवाल है जो मैं वहाँ पे लेके आता हूँ कि जब पिछली नस्ल ने ये कारोबार शुरू किया था जी। तो जो फाउंडर होता है, जो कारोबार बनाता है, वो इसी एहसास के साथ बनाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, शुरू में हो सकता है वो इतना मजबूत ना हो,
लेकिन जैसे जैसे वो कारोबार को आगे लेके जाता है तो उसको एहसास होता है कि अगर मैंने इस पे इन डेप्थ काम ना किया तो मेरे कारोबार की कंसिस्टेंसी इज अ क्वेश्चन। बिल्कुल मैं लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। राइट। एक आधा दिन, 2 दिन, 4 दिन, देखो कारोबार तो 24/7, डेज ऑन डेज, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर एंड जनरेशन टू जनरेशन का काम है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ऐसे ही है। ये कोई वन डे जॉब नहीं है। सम टाइम लोग बिजनेस करते हैं, मुझे पूछते हैं यार हम घबरा गए। मैंने कहा यार अगर घबरा गए तो फिर बिजनेस मत करो, ये तो सारी जिंदगी करना है यार। ये तो मैं जाऊंगा, मैंने कल भी करना है, सुबह उठना है, मैंने फिर करना है, तो ये कोई थकने वाला काम नहीं है। वी आर अ कॉर्पोरेट एथलीट, वी आर अ बिजनेस एथलीट, हमने रोजाना खेलना है, यही खेल है हमारा। तो आने वाली नस्ल क्या कर रही है कि वो उस नुक्ते को नहीं समझ रही। अहम बात कि वो जो दादा, मेरा चचा, मेरा ताया जिस तरह ग्राहक का दर्द रखते थे, जिस तरह ग्राहक की इज्जत रखते थे, जिस तरह ग्राहक का प्यार रखते थे, जो एहसास रखते थे, उसके बगैर कारोबार करना चाह रहे हैं। फोर्स सेलिंग हो रही है, अच्छा मार्केटिंग हो रही है, और भाई सब कुछ करो, लेकिन जो कमिटमेंट तुमने की है अपने ग्राहक से, क्या तुमने वो दिया? क्या तुमने उससे पूछा कि यार तुम्हें वो मिला जो मैं दे रहा था, उसके एवज तुमने मुझे पैसे दिए, तो मेरी कमिटमेंट जो है इस तरह से चलेगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गैप है। और इसमें मैं ये कहूँगा, एक जुमला बोलूँगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पिछली नस्लें हैं जी। उन्होंने अगली नस्लों को वेल्थ भी देनी है और वैल्यूज़ भी देनी है। राइट। खाली वेल्थ से काम नहीं बनेगा कि मैंने फैक्ट्री बना ली, प्रोडक्ट बना ली, कस्टमर बना लिया, घर बना लिया, ये ले लो यार बेटा, चलो कारोबार कर लो। नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने उसको वैल्यूज़ नहीं दी, अपना सॉफ्टवेयर नहीं दिया निकाल के जो मेरे अंदर था, और उस सॉफ्टवेयर को जिसको यूनिवर्सिटीज़ ने पॉलिश किया है, जी। जिसको यूनिवर्सिटीज़ इदारों ने और जो मुख्तलिफ लोगों ने उसको थोड़ा पॉलिश किया है, वो सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, खाली हार्डवेयर से काम नहीं चलेगा। बहुत अहम बात की आपने। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने फैमिली बिजनेसेस के हवाले से किताब तहरीर की कि किस अंदाज में ग्रो किया जाए, ऐसी ये सोच कहाँ से आई? अच्छा, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। मैं वैसे बाय डिग्री इंजीनियर हूँ, ज़बरदस्त। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम यूईटी। राइट। मैंने मास्टर्स किया मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने 10 साल जॉब्स की होंडा जैसी कंपनी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी में। मैं इस शोबे में एक्सीडेंटल आया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कारोबार शुरू कैसे होता है। मैंने कहा यार 3 तरीकों से कारोबार शुरू होता है। जी। एक तरीका तो ये है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपने तंग आके कोई काम शुरू किया और इतने ढीठ हो गए कि कारोबार बन गया। राइट। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि जी मेरे बाप ने मुझे दिया, मैंने उसको इज्जत से संभाल लिया, उसकी लेगेसी का ख्याल किया और मैंने काम शुरू कर दिया। तीसरा ये स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट जो अब आया कि जी मैंने बहुत अच्छी वर्किंग की, फिजिबिलिटीज़ बनाई, ये किया वो किया, इन्वेस्टर्स को ढूंढा, फिर मैंने कारोबार स्टार्ट किया। तो 3 तरह से कारोबार स्टार्ट होता है। मेरा कारोबार भी इमरजेंसी है, समझें। मैं जॉब छोड़ के आया था, मैं जॉब ढूंढ रहा था। मुझे किसी सेठ ने कहा अब्दुर्रहमान यार आप जॉब तो करोगे लेकिन हमें हेल्प करो, हमारे कारोबार को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करो। अच्छा, मैं चूँकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क से निकल के आया था एक बड़ी कंपनी से, तो मुझे अंदाज़ा था कि बड़ी कंपनीज कैसे चलती हैं। राइट। तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर बात होना शुरू हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस प्रोडक्ट का अंदाज़ा नहीं है। देन इट सेड मी दैट कि हमें प्रोडक्ट नहीं पूछनी है, आप ये बताएं कंपनी कैसे बड़ी होती है, बिल्कुल सही। कंपनी कैसे स्केल होती है, सिस्टम्स कैसे बनते हैं, निज़ाम कैसे बनते हैं। तो वहाँ से मैंने ये काम स्टार्ट करना शुरू किया। अच्छा, लेकिन जब मैंने कारोबार को फिक्स करना शुरू किया तो मुझे पता ये लगा कि प्रॉब्लम कारोबार में नहीं है, प्रॉब्लम फैमिली में है। राइट। कि वो जो 3 भाई मिलके काम करना चाहते थे, जी। तो प्रॉब्लम भाइयों में थी। तो मुझे बिजनेस से ज़्यादा भाइयों की फिक्र लग गई। यहाँ से ये चीज़ मेरे पे आवेजा हुई कि यार ये फैमिली बिजनेस है। मैं चूँकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझता था, बट मैं फैमिली गवर्नेंस को उतना बेहतर नहीं समझता था। मैंने फिर इसको समझना शुरू किया। आप ये समझें कि मेरी ये सारी की सारी लर्निंग बुकिश लर्निंग नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। राइट। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। उसके बाद मैंने पढ़ा इसको, बहुत ज़्यादा पढ़ा मैंने इसके ऊपर, इंटरनेशनल कोर्सेज किए, लोकल कोर्सेज किए, ग्लोबल कोर्सेज किए, यानी आई गो इनटू डेप्थ। मैं सर्टिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कोर्सेज किए मैंने, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे मैंने भाइयों के दरमियान में मामलात को फिक्स करना शुरू किया। उससे कारोबार की ग्रोथ 300 गुना हो गई। तो मेरा ईमान बन गया कि अगर किसी फैमिली बिजनेस के अंदर हम फैमिली को फिक्स करेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और यहाँ से ये किताब ने जन्म लिया। और फिर वो जो चैलेंजेस मुझे पहले कुछ केसेस में आए, ये किताब जो आपको मैंने दी, इसका अगला वर्जन भी आ चुका है, इंशाल्लाह ताला हम जल्द लॉन्च करेंगे। तो वो मैंने तजुर्बात फिर कुछ इसमें लिखने की कोशिश की कि ये मामूलात ऐसे चलेंगे। तो यहाँ से इस किताब ने जन्म लिया। राइट। बहुत दिलचस्प ये स्टोरी है जो यहाँ पे आपने सुनाई है।
और नॉर्मली ऐसा हम देखते हैं कि जो इस अंदाज में बिजनेसेस की तरफ आते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कमाल करते हैं बिजनेसेस में, ना सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं बल्कि बहुत से लोगों को इस हवाले से गाइड करते हैं। जिस अंदाज में हम आपको देखते हैं कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो न्यू इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लोग, उनको आप गाइड करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज का नौजवान है उसमें फुकदान किस चीज़ का है कि वो बिजनेसेस की तरफ आने से घबराता है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक तो ये जो रातों रात अमीर होने वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। हम रिटर्न बहुत जल्दी चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और बहुत तेज़ चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो कि एक बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी काम आप करेंगे तो उसको एक दफ़ा करना कमाल नहीं है, उसको बार बार करना, वैसे ही करना और पिछले दिन से बेहतर करना कमाल है। ज़बरदस्त, ठीक है ना। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया कि इंसान वही है जिसका आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर। बिल्कुल। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स करने वाले बच्चे, क्योंकि कारोबार को बनाना एक चैलेंज, कारोबार को चलाना एक चैलेंज, कारोबार को बढ़ाना एक चैलेंज, कारोबार को बचाना एक चैलेंज, और कारोबार को अगली नस्ल में मुंतकिल करना एक चैलेंज। ये सारी स्टेजेस हैं। अगर कोई कारोबारी आदमी इन तमाम स्टेजेस को परसीव कर सकता है तो वो बिजनेस कर सकता है। अब आजकल एक और कॉन्सेप्ट भी है, कारोबार बनाओ बेचो निकलो। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको लोग स्पिन ऑफ बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी किया जा सकता है, लेकिन वो भी किसी विजन के साथ होगा। जब तक आप उसकी पूरी ले ऑफ नहीं करेंगे, सही फाउंडेशंस नहीं बनाएंगे, बुनियादें नहीं बनाएंगे, तो आप उसको कहीं भी दे के जाएंगे वो खराब हो जाएगा। पाकिस्तान में हजारों ऐसे बिजनेसेस की मिसालें आपके सामने, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात की, जिनकी फाउंडेशंस ठीक नहीं थी, जिनके गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स ठीक नहीं थे, जिनकी आप समझिए लेजिस्लेशंस ठीक नहीं थी, जिनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। आपने कारोबार करना शुरू कर दिया, मेरी आपकी बात हुई, हम दोनों ने कहा चलो मिल के कारोबार करते हैं, और भाई उसकी जो कानूनी कार्रवाई है, उसके जो कानूनी मामलात हैं, वो जो कारोबार जिसको आपने जन्म दिया, अच्छा, कारोबार जो है ना वो आपकी एक रूहानी और फाइनेंशियल औलाद है। बिल्कुल, ये बात समझिएगा जरा। जिस तरह आपकी औलाद जिस्मानी होती है, कारोबार को आप जन्म देते हैं, लेकिन कहाँ से जन्म देते हैं? अपना पैसा लगाते हैं और अपना खून देते हैं उसको, और अपना जहन देते हैं, तो वो बच्चा होता है। उसको फिर आप पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, वो बड़ा होता है। अगर हमारी सोच बिल्कुल औलाद वाली नहीं होगी, हम बच्चा बेच देंगे। अच्छा, हम बेटी की शादी भी करते हैं, अपनी बेटी को भी किसी को देते हैं, लेकिन कितना सोच समझ कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि यार देखो मेरी बेटी है, कहीं जाएगी, सुखी रहे। इसी तरह कारोबार भी जब हम देते हैं तो मुनासिब लोगों को देते हैं, उसके बारे में हम ये सोचते नहीं है। तो इसमें सबसे जो बारीक पॉइंट है ना, वो ये है कि कारोबार शुरू करते वक्त ये ज़रूर जहन में रखें कि कारोबार एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है, एक जिंदा इंसान है। बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, कारोबार एक इंसान। कारोबार को आप इंसान की तरह नहीं समझेंगे तो आप उसको मार देंगे। बहुत अहम बात की आपने, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ये कुलिया समझाने की कोशिश की आपने कि बच्चे की तरह जब आप किसी को ग्रो करते हैं, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और उसकी तमाम इमोशंस को आप जो फील कर रहे होते हैं, तो यकीनन इमोशनली भी आप उसके साथ अटैच होते हैं, और उसकी ग्रोथ जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपकी ना सिर्फ यू कैन से कि आपका जो मेंटेलिटी है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज लेके आ रही होती है, आपकी सोच को बेहतर बना रही होती है, और इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं। मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा, रवायती अंदाज़े बिजनेसेस में जिद्दत क्यों लाज़िम है? अच्छा, इसमें देखें आप, जिद्दत क्या है, हमारे पास कारोबार करने के जितने असूल मौजूद हैं इस वक्त, बिल्कुल सही, वो आपको गवर्नमेंट भी देती है। राइट, हमारे पास इदारे हैं उसके, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP है। हमारे पास कारोबार करने के जो बेसिक असूल हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखे जाते हैं। अच्छा, कारोबार का जामिन कौन है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारा बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में, हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को लेके जाते हैं, उसकी एक बर्थ स्लिप बनती है, और उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं किसी यूनियन काउंसिल के ऑफिस में, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और नादरा में बच्चे का नाम रजिस्टर कराया जाता है। इसी तरह कारोबार है। हमने कारोबार किया, हमने उसका नाम रखा खालिद एसोसिएट, वो हमने नाम कहीं पे रजिस्टर कराना है सरकार के खाते में। सरकार जामिन है, सरकार आपके कारोबार की गारंटियर है। जैसे निकाहनामा आप नादरा में रजिस्टर कराते हैं तो गवर्नमेंट आपके मियाँ बीवी होने की गारंटियर है, ठीक है ना। ID कार्ड पे नाम चेंज किया जाता है, FRC चेंज होता है।
ये बातें लोगों को समझनी चाहिए। तो जब आपने बिजनेस को कानूनी तौर पर रजिस्टर करा दिया तो आपने अपने बच्चे का नाम रजिस्टर करा दिया, ठीक है जी। अब आपने उसके वो हर लवाजमात, वो हर तरह का लवाजमात जो उसको लिए ज़रूरी है उसका ख्याल रखना है। आपने इमोशनल का वर्ड यूज़ किया, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, रेप्यूट प्रॉब्लम्स, उसकी एक एक चीज़, उसकी सेहत होगी, वो ख़राब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, वो उसको दवाई देनी पड़ेगी। अच्छा, उसको बदनाम हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। बिल्कुल कारोबार ऐसे बिहेव करता है। लेकिन अगर आप उसको एक एंटिटी समझेंगे, अपनी ज़ात से एक अलग एंटिटी समझेंगे, जिस तरह हम दो लोग बैठे हैं, हम कभी इस तरह बैठते हैं किसी कारोबार के ऊपर बात करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कमरे में कितने लोग हैं, वो कहते हैं 2, मैं कहता हूँ नहीं 3, तीसरा कारोबार है जो यहाँ बैठा है, वो आप समझ नहीं रहे उसको। अगर मैं और आप बैठ के उसकी फीलिंग्स की बात नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरियात की बात नहीं करेंगे, तो हम दोनों उसका गला घोट देंगे। ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हासिल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे ये पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा असूल है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। अब्दुर्रहमान आरिफ साहब ने भी यही बात की कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी है बिजनेसेस की ग्रोथ के अंदर, और सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको बिजनेसेस जो है वो आगे मुंतकिल करने के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, बिजनेसेस जो हैं फैमिली के, इनको किस अंदाज में नई नस्ल में मुंतकिल किया जाए? अच्छा, इसको हम 2 स्टेप्स में लेके चलते हैं। पहला स्टेप तो ये समझने की कोशिश करनी है कि जब हम कारोबार बना लेते हैं तो उसके साथ कितने स्टेक होल्डर कनेक्ट है, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक कारोबार बना जिसके 4 पार्टनर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मियाँ बीवी हैं, या जिन्होंने मिलके वो कारोबार को बनाया, वो उनके मालिक हैं, उनकी ऑनरशिप, उनकी मलकियत उनके पास है। कारोबार में 4 लेवल होते हैं, मलकियत होती है, फिर गवर्नेंस होती है, फिर स्ट्रैटेजी होती है, फिर मैनेजमेंट होती है। इसके ऊपर हम अगली स्लॉट में बात करते हैं, बट मैं पहले कारोबार के साथ जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर हैं उसकी बात कर लेते हैं। राइट। उसमें मालिकान आ गए, उसके साथ उसका कस्टमर आ गया, वेंडर्स आ गए, एम्प्लॉयज़ आ गए, गवर्नमेंट्स आ गई, बैंक्स आ गए, मुआशरा आ गया। ये वो सारे स्टेक होल्डर हैं जो एक कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, और ये सारे इसके बेनिफिशियरी हैं। सब, किसी को तनख्वाह मिल रही है, किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी को डिविडेंड मिल रहा है, किसी को टैक्स मिल रहा है, किसी को ट्रांजैक्शन में से पैसे मिल रहे हैं। ये सारे उस कारोबार से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारे इसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। राइट। तो पहला काम तो शेयर होल्डर ने ये करना है कि कारोबार के इर्द गिर्द एक शील्ड बनानी है, लाइक खंदक, कि इस कारोबार को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कि ऑनर्स, मालिकान और कारोबार के बीच में जो असूल है वो लिखे जाएं, वेंडर्स और कारोबार के बीच में जो असूल हैं वो लिखे जाएं। पता लगा मेरी खाला का बेटा ही वेंडर है, जी जी। मेरी बीवी का भाई वेंडर है, मेरा सगा भाई सप्लाईज दे रहा है मुझे, तो कारोबार को गलत माल देना शुरू कर देगा। कारोबार रिजेक्शन नहीं कर सकता, क्वालिटी खराब हो जाएगी। कस्टमर्स हैं, उनके बीच में असूल साजी लिखें। तो एक कारोबार के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको असूल साजी के तहत आप बचा सकते हैं। अब अगली बात जो आपने की कि उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें 4 लेयर समझनी पड़ेंगी। जी जी बिल्कुल। ऑनरशिप, मलकियत, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। राइट। देखें, मेरे बच्चों के पास पैदाइशी, कहते हैं, राइट टू ओन एंड राइट टू वर्क, ये 2 हकूक हैं। मेरे बच्चे के पास ये शरई हक तो है कि वो इस कारोबार का मालिक है, लेकिन वो इस कारोबार में काम करेगा ये हक नहीं है। ये हक किसी काबिल बंदे का है, किसी डिसिप्लिन बंदे का है, वो बंदा जिसको काम करना आता है। अगर मेरी औलाद वो काम नहीं सीख सकती तो उसको नहीं करना चाहिए। राइट। उसको ऑनरशिप में चले जाना चाहिए, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तो अपना शेयर सेल कर दे, कारोबार को तो खराब ना करो। यहां पे लोग ये कर रहे हैं कि जब कारोबार से निकलते हैं तो कारोबार को नोच लेते हैं। ऐसे ही। एक तो जाती असासे अलग नहीं करते कारोबार से, तो जब कारोबार से खुदा ना खास्ता कभी नाराजगी होती है तो कारोबार के असासे साथ ले जाते हैं, तो कारोबार की अपनी शक्ल खराब हो जाती है। तो बच्चों को अगर हम ये समझा दें कि आपने मैनेजमेंट में कैसे जाना है, स्ट्रैटेजी में कैसे जाना है, बोर्ड में बैठना है तो कैसे बैठना है, और अगर तुमने काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, दैट यू बिकम द शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर बन जाए और आप अपना डिविडेंड लेते रहें चुप करके। तो मेरा ख्याल है ये किरदारों को वज़ा करना फॉर द नेक्स्ट किड। अगर बच्चों ने बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस में आना है तो उनको टाइमली लेके आए, उनके लिए प्रॉपर उनका फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रोड मैप प्रिपेयर करें।
अगर वैसे नहीं लेके आएंगे तो बच्चे कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेसेस। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम थोड़ा फोर्स कर सकते हैं। बहुत अहम बात की आपने। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें तो उसमें फैमिली मेंबर्स ही मैंडेटरी होने चाहिए या जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी इंडेक्ट किया जाए? अच्छा, बोर्ड की जो डेकोरम है ना, इसके ऊपर हमने पिछले 11 साल में बहुत काम किया। राइट। 50 बोर्ड हमने बनाए, फैमिली बोर्ड्स हमने क्रिएट किए कि बोर्ड का रोल क्या होता है, चेयरमैन का रोल क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं, बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। 50 बोर्ड मेरे ऑफिस में मैंने प्रिपेयर किए और उनको रेडी किया कि जाएं अपनी कंपनीज में जाके मीटिंग करें। देखिए, बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझे पहले। जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के मालिकान हैं, वो अपने अंदर से कुछ लोगों को चुनते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाइए। राइट। तो वो जो लोग चुने जाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अब उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। वो लोग जो 24 घंटे कारोबार के लिए काम करेंगे वो एग्जीक्यूटिव है, वो लोग जो कभी कभी आएंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। फिर उसमें एक्सटर्नल मेंबर्स की इंक्लूजन भी जरूरी है, जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करता हूं, जिसकी अनबायस्ड राय होती है, जो इमोशनल से मुबर्रा होती है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको वो टेक्निकल लोग और वो लोग चाहिए होते हैं बोर्ड के अंदर, जो बैठ के आपके इमोशनल कन्वर्सेशन से निकल के कारोबार की बात करें। वहां पे तो बोर्ड मीटिंग के अंदर तो फैमिली की बातें बोर्ड में हो रही हैं, सारे घर के मसाइल वहां हल हो रहे हैं। और भाई कारोबार की बात कीजिए प्लीज, कारोबार बचेगा तो तुम लोग बचोगे। आप लोगों की जो जिंदगी की आसाइश है, जो आपका इस वक्त डेकोरम और लेगेसी और मार्केट के अंदर एक नाम है, उसके पीछे ये कारोबार है। और कारोबार की फिक्र करें। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। शुरू में फैमिली और बोर्ड इकट्ठा ही मिक्स हुआ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, फैमिली के लिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द फैमिली काउंसिल प्लेटफॉर्म। खानदानी मसाइल वहां डिस्कस होते हैं और बोर्ड बिजनेस के सारे मसाइल बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होते हैं। तो आप ये समझे कि 2 प्लेटफॉर्म्स, एक नहीं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपको फैमिली काउंसिल भी बनानी है, जिसमें फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, वहां फैमिली के मसाइल डिस्कस होंगे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसको जहां बैठ के कारोबार की बात होगी और कारोबार फ्लोरिश करेगा। और इनको जितना आप सेग्रीगेट करते चले जाएंगे, उतना बिजनेस और फैमिली ग्रो करेगी। जितना इनको मिक्स करेंगे, उतने मामला खराब होंगे। बहुत अहम बात की आपने। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपने जो किताब तहरीर की है, उसको कुछ जुमलों में उसका निचोड़ अगर आप निकालना चाहें तो आप क्या निकालेंगे जिससे नए बिजनेसमैन फ़ायदा उठा सकें? देखें, मेरी पूरी किताब का जो समझें कि मौखज़ है, सब कुछ जो अगर मैं उसको समराइज करूं तो वो सिंपल ये है कि नथिंग इज अंडरस्टूड, मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू सस्टेन एंड ग्रो फॉर जनरेशंस टू कम। जबरदस्त। ये मत समझें कि यार हमारे दरमियान में सब चीज़ें क्लियर हैं, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आप कुछ कारोबार करने के कवानीन को समझें, कुछ गवर्नमेंट से समझें, कुछ बड़ों से समझें, कुछ आप समझदार लोगों से समझें, कुछ उन यूनिवर्सिटी से समझें जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। आप सबको बोलने का मौका दें, ठीक है? और इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप अपने कारोबार के लिए असूल साजी करें और उसको लिखें। लिखने के बाद फिर उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ ये होता है कि जहाँ मेरा मफाद होगा वहाँ तक मैं रिस्पेक्ट करूँगा, जहाँ मेरा मफाद नहीं होगा वहाँ मैं ग्लिच डाल के बैठ जाऊँगा कि जनाब ये ठीक नहीं लिखा हुआ था, इसको तब्दील कीजिए। तो ये भी आपको पता है, हम कानून साजी भी करते हैं इस मामले में। तो मुझे ये लगता है कि कारोबार के लिए जितने असूल हैं उसको वज़ा किया जाए, वज़ा करने के बाद उसको प्रैक्टिस किया जाए। मेरी जो बुक है वो एक्चुअल में ये बताती है कि आपने प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बोर्ड मीटिंग है, अगर आप हर महीने नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगी। जितना मर्जी पढ़ लें आप, दुनिया के जिस मर्जी इदारे से बोर्ड का कोर्स कर लें, लेकिन अगर आप बैठ के वो बोर्ड मीटिंग करेंगे नहीं, वहाँ की हीट नहीं महसूस करेंगे, तो आप बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते। और एक लास्ट जुमला मैं आपको बताता हूँ, हमसे लोग पूछते हैं सम टाइम, अब्दुर्रहमान साहब आप बोर्ड में आके क्या सिखाते हैं लोगों को? हम कहते हैं कि यार द सेंस ऑफ आर्गुमेंट वंस यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज बेसिकली द ट्रेनिंग ऑफ द बोर्ड। भाई मेरा आपसे इख्तलाफ राय है, मैंने आपसे इख्तलाफ राय के दौरान अपनी बात आपको बतानी है, तो मुझे इज्जत भी करनी है, मुझे अल्फाजों का चुनाव करना है, मुझे अपने लहजे का चुनाव करना है, मुझे डाटा लेना है, मुझे फैक्ट्स लेने हैं और मुझे कन्विंस करना है एक डेमोक्रेटिक वे में। तो ये जो एक तरीक़ाकार और तरतीब है, अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट बन जाए और आपकी बॉडी का पार्ट बन जाए, तो आप बड़े अच्छे तरीके से बैठ के काम कर सकते हैं। देखिए, कारोबार जब भी शुरू होता है, कोई एक बंदा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जब एक बंदा कारोबार कर रहा होता है ना, तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले। लेकिन जब उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ फैमिली, कस्टमर, वेंडर, गवर्नमेंट, इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, अब आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का फायदा छुपा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि यार 500 एम्प्लॉई है, आपको नहीं जी मेरा मूड नहीं है, और भाई आपके मूड से नहीं चलेगी ये।
बिल्कुल ऐसे ही। 500 लोगों की तनख्वाह देनी है 5 तारीख को, आप मूड कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे बुखार हुआ है, यू कैन नॉट डू। आपको सिस्टम डिजाइन करना है। अच्छा आप कहो जी मेरी भाई के साथ बात नहीं हो रही है, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, भाई कस्टमर को माल नहीं मिलेगा और कस्टमर की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आपको ये समझ में नहीं आ रही बात। तो आप जब ये फील करेंगे कि कारोबार जो है वो कोई लेवरेज नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है, एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे। वक्त के साथ साथ जो लोग कारोबार को जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई जिम्मेदारी, जिसमें आप अल्लाह ताला आपके थ्रू रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपके थ्रू इज्जत डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपके थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपने इसको जिम्मेदारी के तौर पे लेना है। और जितना अच्छा आप इसको जिम्मेदारी पे तौर पे लेंगे, आप भी उसका ख्याल रखेंगे, आपके बच्चे भी उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग इसको प्रिविलेज समझ लेते हैं, राइट। उसको मौज समझ लेते हैं। तो मौज नहीं है, ये मौज नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें लेके चलना चाहिए। और इसी में इज्जत है, इसी में पैसा है, इसी में सुकून है, इसी में पर्पस है और इसी में कामयाबी है। बहुत अहम बात की आपने। ये भी देखते हैं हम फैमिली बिजनेसेस में अच्छी पोजीशंस जो है वो अपने ही लोगों को दे दी जाती हैं और उनको नवाज दिया जाता है, फिर वो बिजनेसेस फ्लॉप कर जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखें, ये एक नॉर्मल ट्रेंड होता है जी, मेरा बेटा ही सीईओ बनेगा। अच्छा ये एक हद तक इसकी तैयारी तो की जा सकती है, हम फैमिली बिजनेसेस में करते हैं। हम आने वाले बच्चों का पूरा रोड मैप बनाते हैं कि बच्चा एफएससी के बाद कारोबार में इंटर्नशिप की शक्ल में आएगा, इंटर्नशिप क्या करेगा, उसको हम कितना रेम्यूनरेशन देंगे, उसका एमटीओ प्रोग्राम क्या होगा, वो कब एचओडी बनेगा, कब सीईओ बनेगा, पूरा रोड मैप बनाते हैं। देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे आके बिजनेसेस को संभालें। मैं कल परसों एक बात सोच रहा था, बल्कि लिखी भी थी मैंने, कि अगर आपका कारोबार अपनी आने वाली नस्ल को ट्रैक नहीं कर पा रहा तो मुझे ये बताएं कि वो फ्यूचर को ट्रैक कैसे करेगा। राइट, जबरदस्त। दो बातें हैं ना। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया कि अपने बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए यूके, कि बेटा तुम वहां से डिग्री लेके आओ, अमेरिका से डिग्री लेके आओ। यहां मैंने अपने कारोबार के अंदर जदीद तकाजों को एम्बेड नहीं किया, टीम नहीं बनाई, स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, सिस्टम्स नहीं बनाए। तो पता मैंने क्या किया, बच्चा मैंने बना दिया मर्सिडीज का ड्राइवर और वापस आया तो मैंने कहा एफएक्स चलाओ, क्योंकि मैंने कारोबार के अंदर वो चीजें बेहतर नहीं की। बोर्ड नहीं बनाया, स्ट्रक्चर नहीं बनाए, एसओपीज नहीं बनाए, ईआरपीज नहीं लगाए, टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, मैनेजमेंट टीम नहीं स्ट्रक्चर खड़ा किया, कुछ भी नहीं खड़ा किया। और मैं उससे कह रहा हूं बेटा कंपनी चलाओ। और भाई जिस तरह मैं फ्लोर पे जाके हाजी रिजवान गालियां निकालता था या गुस्से में काम करता था, मेरा बच्चा नहीं कर सकता। आपने उसको ट्रेन करवाया वहां से, वो आके बैठता है, वो कहता पापा मैं तो ये काम ही नहीं कर सकता। तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम उनको ट्रेन करने के साथ साथ अपने निज़ाम को भी ट्रेन करें। राइट। अगर हम दोनों को ट्रेन नहीं करेंगे तो फिट इन नहीं होगा, ये फिट इन हो ही नहीं पाएगा। तो दिस इज एग्जैक्टली के हाँ। और दूसरी तरफ अगर वो बच्चे की वैल्यूज ठीक नहीं है और हमें नजर आ रहा है कि ये बच्चा बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, तो आप प्लीज उसका शेयर उसको दे के बिजनेस से अलग करें, अदरवाइज वो पूरे बिजनेस को खा जाएगा। क्योंकि अगर आपका बाजू प्रॉब्लम है, उसमें कोई चीज डिफॉल्ट हो गई है, तो बेटर है कि उसको काट दिया जाए, राइट, रादर देन कि वो पूरे जिस्म को दीमक लग जाए। तो ये फैमिलीज में होता है। और जो बच्चे एहसास वाले होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो समटाइम चीज़ों को सीख लेते हैं, पेरेंट भी सीख लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे में गैर जिम्मेदारी है और उसकी मसला हो गया है, तो इट्स बेटर टू सिक्योर द बिजनेस, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों का स्टेक है। तो एक बंदे के लिए सारे सिस्टम को खराब ना करें। फैमिली पॉलिटिक्स बिजनेसेस के ऊपर किस अंदाज में असरअंदाज होती है, अगर इस हवाले से आप गाइड कर सकें? अच्छा, पॉलिटिक्स का इशू यह है कि पहली नस्ल जो होती है ना, वो इमोशनली बड़ी कनेक्ट होती है। जिस तरह से दो भाइयों ने स्टार्ट किया है, तो वो क्या होता है कि वो आपस में इज्जत, प्यार, मोहब्बत, लिहाज, बेशुमार चीज़ें वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मामला शुरू होता है जब शादियाँ होती हैं। जी। जब शादियाँ होती हैं तो बेगमात आती हैं, कोई किसी फैमिली से, कोई किसी फैमिली से। अच्छा, हमने जब काम शुरू किया था पाकिस्तान में, चूंकि आपको पता है बहुत सारा कल्चर यह है कि भाई मिलके काम करते हैं या तो भाई जब होते हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि उनकी माँ एक होती है तो वैल्यूज एक होती हैं। ऐसे ही है। जैसे जितना भी मेरा आपका इत्तेफाक ना हो आपस में, हमारी इख्तलाफात हों, बट हमारी वैल्यूज चूंकि एक है, क्योंकि हमें एक माँ ने ग्रूम किया है। अच्छा, जब माएँ बदल जाती हैं तो बच्चों की वैल्यूज बदल जाती हैं। राइट। तो फिर अपने राइट्स की फिक्र पड़ जाती है। यहाँ पे बड़ा सादा सोल्यूशन है सर, आप फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखें और तमाम लोगों के अखराजात के राइट्स को सिक्योर करें। अहम बात। हाँ, देखें जो पॉलिटिक्स है ना, वो शुरू तब होगी जब मैं एक बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में पैसे निकालूंगा, जब मैं पेट्रोल ज़्यादा लेने के चक्कर में पैसे निकालूंगा, जब मैं कोई ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनल, तो कंपनी के पैसे यूज़ करके इंटरनेशनल ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा, जब मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा। और फ़ायदा कब उठाऊंगा? जब कंपनी में असूल साजी नहीं होगी। तो मुझे जितना दिल करेगा मैं ले लूंगा, क्योंकि जो फाइनेंस मैनेजर है बेचारा, वो एम्प्लॉई है, उसको मैं दबका मारूंगा, मैं पैसे ले लूंगा, आप डांटेंगे, आप ले लेंगे, दोनों मालिक हैं। तो हमने करना यह है कि अगर हम अखराजात के ऊपर
असूल साजी कर दें तो पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अच्छा, और बेगमात को फैमिली काउंसिल में बिठा के बता दें कि इस पॉलिटिक्स का फ़ायदा नहीं होगा, कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करके कहोगी कि मुझे बड़ा घर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निकलना बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम तो यही है, किसी ने पीछे से तो लेके नहीं आना है। इसलिए बेहतर है कि आप असूलों को वज़ा करें। जब बड़े घर की बारी आएगी तो सबको मिल जाएंगे, और जब बड़ी गाड़ी की बारी आएगी तो सबको मिल जाएंगे, जब ड्राइवर्स की बारी आएगी तो सबको मिल जाएंगे, जब बच्चों की फीस की बारी आएगी तो सबको मिल जाएंगे। जब ये फैमिली बिजनेस के असूल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप, ये फैमिली फर्स्ट अप्रोच है, यानी पहली नस्ल से दूसरी नस्ल के दरमियान में आप इस तरह की असूल साजी कर सकते हैं। तीसरी नस्ल में आपने बिजनेस फर्स्ट पे आ जाना है। बिजनेस फर्स्ट का मतलब यह है कि जो मालिकान काम कर रहे हैं उनको, जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। उन्होंने अपने अखराजात खुद पूरे करने हैं, कारोबार जिम्मेदार नहीं है, कारोबार ने अपने अखराजात पूरे करने हैं। तो मैं पहली और दूसरी नस्ल में आप फैमिली फर्स्ट अप्रोच ले लें और इस तरह से चीज़ें मैनेज कर लें। उसके बाद आप बिजनेस फर्स्ट अप्रोच पे आ जाएं और कारोबार को मजबूत कर दें, आपकी फैमिली भी सुखी रहेगी, बिजनेस भी सुखी रहेगा। तो यही वजह है कि थर्ड फैमिली में जब बिजनेस जाता है तो फिर फ्लॉप हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस फर्स्ट अप्रोच पे मूव नहीं करते। जी। अब उनको बिजनेस फर्स्ट अप्रोच पे जाना है, तो आपको कारोबारी असूल वज़ा करने हैं, और जो ऑनर्स हैं उनको ये कहना है कि भाई आप, जो लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे वो सैलरी लेंगे, बाकी आप मालिक हैं, जो प्रॉफिट आएगा वो आपको आपकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक मिलेगा। तो वो आपको दोनों को अलग करना है, आपको ज़ाती असास से और कारोबारी असासों को अलग करना है। अगर आप ये अलग करने में कामयाब ना हुए तो ख़त्म हो जाएगा कारोबार। देखें, ये कारोबार है, हम दोनों मिलकर कारोबार कर रहे हैं। जिस प्लॉट पे वो फैक्ट्री लगी हुई है वो मेरे नाम पे है, ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई, कल को उसका मालिक कौन है? आप हैं, मैं हूं। तो मुझे बताएं, जब मसला होगा तो क्या होगा? मैं तो लेके साइड पे हो जाऊंगा, तो कारोबार कहां गया? वो तो बंद हो गया। अब आपने ये फैसला करना है कि भाई कारोबारी असासे और जाती असासों को सेग्रीगेट करें। घर ला लें, गाड़ी ले लें, कुछ ले लें, लेकिन जो कारोबार की चीजें हैं वो कारोबार को दान कर दें। कारोबार के पास कुछ होगा तो वो चलेगा ना, कारोबार तो बंद हो जाएगा। की जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम होनी चाहिए? वो कारोबार के नाम होनी चाहिए। कारोबार खुद एक लीगल एंटिटी है, कारोबार एक इंसान है। मैंने, आप जब शुरू किया तो मैंने बोला कारोबार एक इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है आता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप वो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है कंपनी के नाम कीजिए। बहुत अहम बात की आपने, और यही चीज़ है कि अगर हम प्रॉपर्टी को भी कारोबार के नाम करते हैं, बिजनेस भी आप जो है रन कर रहे हैं, तो आप बिजनेस अकाउंट भी बैंक्स में ओपन करें, तो इस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस भी जब बिजनेस अकाउंट से होती हैं, तो ये तमाम तर चीज़ों को जब आप देखते हैं तो बहुत से मसाइल से आप निकल आते हैं। प्रोग्राम का दौरानिए आपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। अब्दुर्रहमान साहब, लास्ट में कोई ऑडियंस के लिए पैगाम देना चाहें? देखिए, मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि कारोबार जैसा खूबसूरत अमल नहीं है। राइट। अल्लाह सुबहाना व ताला ने, आप समझें कि इंसानों के दर्जात में से जिन लोगों को कारोबार से नवाजा, जी, या जिन लोगों को इस सोच से नवाजा कि वो कारोबार कर सकते हैं और वो लोगों के लिए हलाल रिज़्क़ का ज़रिया बन सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको चुना। आप अल्लाह ताला की तरफ से चुने जाने वाले हैं। बेशक। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसको अयाशी मत समझिए, इसको मौज मत समझिए। कारोबार अगर अच्छा चल रहा है तो क्या नाम है, कंबल तान के सोए मत रहिए, जागिए। ये फ़िक्र है, बिल्कुल सही। और ये मुआश की फ़िक्र है, ये इखलाकियात की फ़िक्र है, ये इंसानियत की फ़िक्र है, ये अल्लाह के हुक्म की फ़िक्र है। अल्लाह ने कहा कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि भाई तो मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरी गुजारिश है उन नस्लों से जो कारोबार बना चुकी हैं, वो फ़िक्र करें इसको कैसे कन्फर्म करना है और कैसे अगली नस्ल को मुंतकिल करना है। और जो अगली नस्ल है वो इस चीज़ की फ़िक्र करे कि हमारे बड़ों ने जो बनाया है उस पर बड़ी मेहनत हुई है, बड़ा खून सींचा है उन्होंने, उसकी इज्जत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर मेहनत करें। और जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दिल से साथ जुड़े मालिकों के। एक बिज़नेस ऑनर बड़ी तकलीफ़ उठाता है। आप ये देखें ना, हर महीने की 5 तारीख को जब उसने 200 बंदे को तनख्वाह देनी है, तो आपको क्या लगता है ये कोई आसान काम है? एक एम्प्लॉई अपने घर का खर्चा पहली तारीख को देते हुए टांकें काँप रही होती हैं उसकी। तो एक बंदा यार जिसने जिम्मेदारी ली है, उसके जूते में भी पाँव डाल के देखें। इसी तरह जो लोग भी कारोबार के साथ कनेक्ट हैं, सरकार है, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जिंदा रहने दें। बहुत अहम पैगाम दिया आपने, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आपने बात की। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।